हेलो व्यूअर्स, एडुसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज से हम लोग लूसेंट सीरीज को शुरू करते हैं। 1799 के दरोगा पोस्ट को देखते हुए हम लोग लूसेंट सीरीज को शुरू करते हैं, या एईडीओ एग्ज़ाम को देखते हुए या बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को देखते हुए लूसेंट सीरीज को शुरू करते हैं। और शुरुआत से लेकर अंत तक शुरुआत से लेकर और अंत तक के पूरे लूसेंट को सीरीज बाय सीरीज खत्म किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भारत भारत की इतिहास। हम लोग लूसेंट के फर्स्ट पेज से ही शुरुआत से ही इतिहास सीरीज को शुरू करते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। ये 2025 का न्यू लूसेंट है। तो दोस्तों, यहाँ 2025 का नया संस्करण आ चुका है। इसी संस्करण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो से बने रहें और कंटिन्यू इस सीरीज से जुड़े और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। 1799 दरोगा के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आप लोग तैयारी को बनाए रखने के लिए चैनल से जुड़े और डेली डेली एक टॉपिक को पढ़ें। और दरोगा एग्जाम से पहले पूरे लूसेंट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। भारत को महापुराण और महाकाव्य में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और इसे अर्थात भरतों का देश, भरत एक कबीला हुआ करता था। चलिए इस चीज को आगे समझते हैं। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन सा वेद में मिलता है? तो 4 गो वेद है। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद में, उसी में इसका जिक्र मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यहाँ पे जो वृक्ष थे वो जामुन के वृक्ष थे, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। जो प्राचीन ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, और यही नाम फिर आगे पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी यूनानी और पूरे देश को यूनानी इसे इंडे इंडे और अरब देश इसे हिंद कहते थे। अरब देश इसे हिंद, यहाँ के पशु पक्षियों के लिए हिंद का प्रयोग किया गया था। मध्य में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंडिया के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। ठीक है, इंडिया के आधार पर इसको इंडिया कहने लगे। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा समझते हैं भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक, भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप जो हम लोग ऊपर पढ़े, भारत के नाम से जाना जाता है। आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इतने नामों से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जम्बीद्वीप, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल में मात्र 2 ही नाम का उल्लेख किया गया, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया का जिक्र किया गया, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है दोस्तों, संविधान में ही दोनों नामों से जिक्र हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से भारत को किन नामों से नहीं जाना जाता है, तो जितने नाम बताए गए हैं उसके अलावा इन देगा तो ऑप्शन में करके हम लोग उसको छांट कर आंसर कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो देश को दो भागों में, उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित कर देती है, बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन, उत्तर में जो है इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की संख्या है, और दक्षिण में द्रविडियन परिवार की भाषाओं से बोलने वाली का बहुमत है। तो उत्तर में कौन हो गया, इंडो यूरोपियन हो गया, दक्षिण में द्रविड़ परिवार हो गया। चलिए हम लोग और समझते हैं चीजों को। कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलने वाले चक्रवर्तीय कहलाते थे। ये जो हम लोग का भारत का विस्तार है वो क्या कहलाते थे, चक्रवर्तीय कहलाते थे। इस प्रकार की चक्रवर्तीनी कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपने साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पटाका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट में आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है, मिश्रण से वह वे इस प्रकार थे। इसको याद रखना है, पूछता है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, नेग्रोइड और मंगोलॉयड। इसका नाम एकदम याद रखना है। फिर से हम पढ़ देते हैं। भारत की जो जनसंख्या का यहाँ का मूल जो नस्ल है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, पैलियो मेडिटेरियन है, केकेसाइड है और निग्रोइड है और मंगोलॉयड है। इसके अलावा जो देगा तो आप लोग छांट को आंसर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या, भारत इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले 3 भागों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जर्मन, एक इनका नाम याद रखिएगा लोग, ये जर्मन इतिहासकार है क्रिस्टोफ सेल्सियस। ठीक है, क्रिस्टोफ सेल्सियस। इन्हीं ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। इनका नाम याद रखिएगा लोग, क्रिस्टोफ सिलारियस। ठीक है, क्रिस्टोफ सिलारियस। ठीक है, ये जर्मन के थे। चलिए दोस्तों अब यहाँ से शुरू करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। देखिए दरोगा का जो वैकेंसी 1799 जो आ गया है, इसको देखते हुए हम लोग लूसेंट के पूरे सीरीज को खत्म करेंगे। पेशेंस बनाइए रखिए। ये लूसेंट का सीरीज बीपीएससी टीआरई 4 में भी काम आएगा, एईडीओ में भी काम आएगा, या कभी किसी भी एग्जाम में आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय भी ये काम आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत, इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो हम लोग स्रोत जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है, विदेशी विवरण है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य में पुरातात्विक हो गया और साहित्यिक हो गया। धर्म ग्रंथ में अब इस सब चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब आते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सौर प्राचीन ग्रंथ वेद है। क्या है? सौर सौर प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वही चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वही कह रहा है कि सौर प्राचीन धर्म धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो कौन थे? ऋग्वेद वेद के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका देता है? वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन वेद हैं? 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है।
और ऋग वेदों का रचना किसने किया था? तो महर्षि वेदव्यास। चलिए हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। पेशेंस बनाइए रखिए और वीडियो को कंटिन्यू जुड़े रहिए। तैयारी को बेहतर करना है तो पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को फिर देखिए। एक दो बार देखने से वीडियो क्या होगी, चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए आते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। अब देखिए हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ऋग्वेद। फिर पढ़ेंगे यजुर्वेद, फिर पढ़ेंगे सामवेद, फिर पढ़ेंगे अथर्ववेद। तो पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा क्या, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को याद रखिएगा लोग। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये पूछता है कि निम्नलिखित में ऋग्वेद से तात्पर्य क्या है? चार को ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखिएगा लोग, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल, देखिए हम इसको कैसे याद कर देते हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त। अब 1028 सूक्त की जगह पूछता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऑप्शन देता है 1024, 1026, 1028, 1022। इस टाइप का ऑप्शन रहता है। तो आप लोग कैसे इसको याद करिएगा कि कितने सूक्त हैं, तो याद रखिएगा लोग। यहाँ पे देखिए ट्रिक देते हैं, ये 10 और 2 8 मिलकर 10, तो 10 और 10, 2 बार 10 हो गया। तो याद रखिएगा 1028 सूक्त। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। ऐसे याद रहेगा। वाल खिल्य पाठ में 11 सूक्तों सहित, कितने सूक्तों सहित? 11 सूक्तों सहित ये 10,462 ऋचाएं हैं। अब पूछेगा ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, तो इसको भी याद करा देते हैं, 10,462। इसको कैसे याद रखिएगा? तो देखिए 10 और 4 और 6 10, और 10 कितना बार है? तो एक बार, और 4 और 6 10 मिला के एक बार, तो 2 बार, तो 2 बार। तो याद रखिएगा लोग कि कैसे याद रखना है, 10 और 4 और 6 10, और कितना बार 10 होगा? 2 बार, तो 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। ऐसे याद हो गया होगा, आई होप। ठीक है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। अब देखिए आप लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्रु बोलते हैं। याद रखिएगा लोग, होत्रु, होत्रु। ठीक है, होत्रु कहते हैं। इस वेद से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्रु कहते हैं। याद रखिएगा लोग। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की ईश्वर की महिमा, आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली है, ठीक है, इस सब के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। चलिए आते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल। अब तीसरे मंडल, 10 मंडल है इसमें टोटल। 10 जो मंडल है उसको कह रहा है कि तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे तीसरे मंडल में कौन रचता था? विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वही सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में, अब देखिए 9वें मंडल में आते हैं। इसके 9वें मंडल में तो कह रहा है 9वें मंडल में सोम देवता का लेकर, सोम देवता जो सोम रस होता था, तो ये 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम सोम देवता का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग याद रखिएगा लोग, आप लोग 9वां मंडल याद रखिएगा लोग, तीसरा मंडल याद रखिएगा लोग, फिर 8वां मंडल याद रखिएगा लोग। 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। याद रखिए 8वें मंडल में क्या है कि हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद के सबसे इंपॉर्टेंट मंडल कौन है? 10वां मंडल। अब ये देखिए, ये चीज हम आप लोग को समझाते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सश्रुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, या इसमें क्या बोला है कि नदी श्रुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र कैसा था, या नासदीय सूत्र या ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, या सूर्य सूक्त जो विवाह श्लोक थे, आदि समर्पित है। अब देखिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में
आपको क्या बोल रहा है कि पुरुष सूक्त की व्यवस्था किया गया, मतलब चतुर्थ वर्णीय समाज की व्यवस्था किया गया था जिस 10वें बेड मंडल में, जिसमें बोला गया है इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी को बोला गया कि ब्राह्मण मनुष्य के मतलब एक सिर मुख से, देखिए हम यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, आराम से पेशेंस से पढ़ना है। अभी मनुष्य समझ लीजिए, उसका वो समझ लीजिए, बाजू समझ लीजिए ये वाला, और ये पूरा इसका पैर समझ लीजिए, ठीक है, और इसका लास्ट में ये पैर समझ लीजिए। अब चलिए समझाते हैं, इसको समझिएगा। कह रहा है क्या कि 10वें मंडल में जो, अब चलिए आगे पढ़ते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। चतुर्थ चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण है। अब 4 वर्ण कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले तो ब्रह्माक्रम सम्मुख से, ये ब्राह्मण वाला मुख से थे। दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय जो लड़ाकू होते थे, जो बाजू से लड़ते थे। और वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी होते थे, जो जांग से चल कर जाते थे, समझ लीजिए कहीं व्यापार करने। और शूद्र जो कृषि करने वाले होते थे, जो पैर से होते थे, सबसे निचले तबके वाले समझ लीजिए। तो याद रखिएगा 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी आपको 4 वर्ण का व्यवस्था दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य जांग से और शूद्र पैर से। याद रखिएगा लोग। देखिए यहाँ पर दे भी दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुषों का ब्राह्मण मुख भुजाओं, जांग और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, उसी से उत्पन्न हुए हैं। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, कह रहा है कि धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, अधन्य शब्द जो ऋग्वेद में, याद रखिएगा लोग, कौन सा वेद में? ऋग्वेद में ही अधन्य। तो ऋग्वेद में ही अधन्य मतलब, अधन्य किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये गाय के लिए किया गया है। अधन्य शब्द जिसका वध नहीं किया जा सकता है, इसका संबंध गाय से। गाय, अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। जो भी अगर गाय को उस समय मार देता था, उसको हत्या देने की सजा थी, नहीं तो देश से निकाल देने की परंपरा प्रचलित थी। तो इसीलिए अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो गाय के लिए प्रयोग किया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ब्रह्म का उल्लेख है ऋग्वेद में, किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, किंतु आत्मा का नहीं है। ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग सब लूसेंट को खत्म करेंगे, धैर्य बनाए हुए। ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि ईसा पूर्व, बीसी का बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, और एडी का एनो डोमिनी जिसको बोलते हैं, यानी बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कह रहा है कि इसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वर्तमान समय में विश्व में प्रचलित है, जो भारत में भी है प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या था कि ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पे आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को बीसी, हम बोले ना, इसके जन्म के पहले समय को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व के पहले। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। किससे होती है? उल्टी दिशा में। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। इन द सेंस की बीसी ईसा मसीह के, मतलब समझ लीजिए 1 एडी है, इससे पहले जाइएगा तो बीसी लगता जाएगा। और माइनस टाइप का समझ लीजिए, तो अगर 483, अब इसको बीसी में कीजिएगा, अब तो इसको घटाते हुए फिर एडी तक लाइएगा, माइनस करते हुए इसको इसमें से फिर, तो उसी प्रकार है कि ये
आपको 400 563 ईस्वी पूर्व में इनका क्या होता है, मृत्यु 400, उसको घटाते हुए फिर ईसा ईसा मसीह तक लाया जाता है, ठीक है। तो ये 483 मृत्यु हुई ईसा मसीह। अब आगे आते हैं, आप लोग आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तैयारी को कंटिन्यू रखना है दोस्तों, एकदम छोड़ना नहीं है बीच में। आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिए, जिंदगी भर आसकत करने से कुछ होने वाला है नहीं, कंटिन्यू इसको खत्म कीजिए। एक समझ लीजिए एक रूटीन है, इस रूटीन को फॉलो करते हुए एकदम कंप्लीट करना है पूरे लूसेंट को। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ में हुआ सन ईस्वी कहलाता है। जैसे ईसा मसीह, उसके बाद से ईस्वी कहलाता है, एडी एनो डोमनी, जिसमें संक्षेप रूप से लिखा जाता है। इसको लैटिन भाषा एडी, एडी का मतलब क्या आता है, एनो डोमनी, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। एनो डोमनी एडी या बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब हुआ द इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस, मतलब जन्म से के बाद से, ठीक है। अब आगे आते हैं, बीसी और एडी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि विसेंट अय्यर स्मिथ, इनका नाम आप लोग रट लीजिए, विसेंट अय्यर स्मिथ का। ये प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, प्राचीन भारत का पहला, इनका इनका किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा लोग। इनका बुक का नाम याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किए थे, कौन, विसेंट ऑथर स्मिथ, ठीक है। इस पुस्तक में एक तिहाई भाग केवल, एक तिहाई भाग केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णित है। क्वेश्चन पूछेगा कौन निम्नलिखित में कौन सा बुक है जो एक तिहाई भाग है सिर्फ सिकंदर के आक्रमण के लिए वर्णित है, तो कौन है, ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में जो हुआ था विसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा, विसेंट स्मिथ के द्वारा, ठीक है। एक तिहाई भाग सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाधारी शासन करने वाला देश कहा गया है। भारत को कैसा कहा गया है, स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस बुक में स्वेच्छाचारी शासन, भारत को स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, तो याद रखिएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बार बार ये चीजें बोल रहे हैं तो इसको याद रखना है। जिसे ब्रिटिश भारत की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, उनका कोटेशन है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। ये किनका लिखा हुआ है, तो विसेंट स्मिथ का लिखा हुआ। चलिए इसको भी याद रखिएगा लोग कि वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान या व्याख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। किसमें है, ऋग्वेद में, याद रखिएगा लोग, वामनावतार का, वामनावतार का 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम ऋग्वेद में है, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, वामन अवतार को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि वामन अवतार भागवत वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। कह रहा है कि वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। याद रखिएगा लोग, वामन अवतार भागवत वामन श्री हरि के पहले जो अवतार थे, उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। ये देखिए, याद रखिएगा लोग, भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना, इसीलिए अवतार हुआ था, ठीक है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, ये बहुत याद रखिएगा लोग। क्वेश्चन पूछेगा कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उपेंद्र नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग ऋग्वेद ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। याद रखिएगा लोग, ऋग्वेद में बोलेगा इंद्र के लिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितना, तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है। हम लोग याद रखेंगे, इसको याद रखना है एनी हाउ। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। क्वेश्चन याद रखिए लोगों, ऋग्वेद के बाद किसका, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीनतम इतिहास में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है,
तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। चलिए कुछ नोट है, उस नोट को भी पढ़ लेते हैं कि यूनेस्को ने पुणे के भंडाकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया। यूनेस्को ने क्या किया, पुणे के वो भंडागार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी में संरक्षित था 300 पांडुलिपि को 2007 में क्या कर दिया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया। यहाँ पे ऋग्वेद कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, यजुर्वेद पढ़ेंगे लोग। आप लोग एकदम पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो से लगातार वीडियो को देखते रहिए। तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तैयारी को छोड़ना नहीं है। यहाँ से पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग लुसेंट को शुरुआत से एक पेज से लेकर अंतिम पेज तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा इरोटेरिया का जो 7500 का 150 सेट है, जो 7500 क्वेश्चन का, उस सेट को हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी तक तो फिलहाल 5 सेट कंप्लीट हो गया, डेली एक सेट डाला जाता है, उस सेट को भी आप लोग यहाँ पे पढ़िए और वहाँ से जाकर सेट लगाइए। ये दरोगा जो 1799 है, इसमें बहुत काम आने वाला है। उसके अलावा एईडीओ एग्जाम के लिए भी या टीआरई 4 के लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे आते हैं यजुर्वेद पे। कह रहा है क्या, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, याद रखिएगा लोग, मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। याद रखिएगा लोग, जो स्वर पाठ के लिए जो मंत्र, बलि के लिए जो मंत्र का अनुपालन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्रायु, याद रखिएगा लोग, इसके जो पढ़ने वाले के अध्रवायु कहा जाता है। और ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्रु कहा जाता है, उसके ऋषि को पढ़ने वाले को होत्रु। और इसके ऋषि या पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, अध्रायु कहते हैं। याद रखिएगा लोग, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, किस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है, तो यजुर्वेद में। इसके अलावा इसमें बलि का विधि का भी वर्णन दिया गया है, ये भी याद रखना है, बलि का विधि का भी वर्णन है। याद रखिएगा लोग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो ये गद और पद दोनों में जो है वो है यजुर्वेद। गद और पद में कौन सा, गद और पद दोनों में कौन है, तो यजुर्वेद है। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे यजुर्वेद भी खत्म हो गया, सामवेद पे आते हैं। तैयारी को एकदम कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सामवेद समझते हैं। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, सारेगामा पादीना सा, समझ लिए, गान गान। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है गान, ये पूछता है बार बार, याद रखिएगा लोग। शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जितने भी यज्ञ होते थे, उसमें गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन होता है। इसके जो ऋषि या पाठ्यकर्ता होते हैं, उसको उद्रातु बोला जाता है। उद्रातु, क्या बोलते हैं उसको, उद्रातु बोला जाता है। याद रखिए लोग। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्रु, ठीक है। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को उद्रातु, सॉरी, सामवेद के पढ़ने वालों को उद्रातु, और यजुर्वेद के पढ़ने वाला अध्रयु कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा लोग। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए, इसीलिए ये जो ऋग्वेद से लिए गए हैं 1810 सूक्त ना, इसीलिए ये किस पे आधारित है, तो ऋग्वेद पे आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। देखिए, यजुर्वेद तथा सामवेद में एक नोट दिया गया है, इन नोट को याद रखिएगा लोग। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझिए, पहला कौन है, ऋग्वेद, और आखिरी वाला कौन है, अथर्ववेद। कौन है, अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो ये जो दोनों वाला है, कौन दोनों वाले, ये जो यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों बीच वालों को, इन दोनों बीच वाले में कोई ऐतिहासिक घटना
संबंधित नहीं है, याद रखिएगा लोग। ठीक है, तो यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब चलिए अंतिम वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद को हम लोग पढ़ते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, कौन सा ऋषि द्वारा? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, कितने कांड? 20 कांड, 36 प्रापाठक और 731 सूक्त और लगभग 5,987 मंत्र हैं। इससे ब्रह्मवेद, याद रखिएगा लोग, क्या इसको बोलते हैं? ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद, ठीक है, मतलब ब्रह्मा नामक ऋषि के दृष्ट मंत्रों का संकलन यज्ञ क्रम में ब्रह्मत्य प्रतिपादन, ब्रह्म, इसे ब्रह्मवेद अथवा ऋग्वेद वेद, यानी ऋषि अंग्रेज दूसरे दृष्टा द्वारा, और विश्ववेद और क्षेत्रवेद वेद, और ऐसे नामों से भी जाना जाता है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा लोग। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, ठीक है, इसके अलावा अथर्वा, अथर्वा और गिरसवेद, विश्ववेद, क्षेत्रवेद आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लोग इसको। ऋग अथर्ववेद को किस किस नामों से? ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है, अथर्वाण गिरस नाम वेद से जाना जाता है, विश्ववेद से नाम से जाना जाता है, क्षेत्रवेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में धर्म, अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुर्थ के सभी अंगों का वर्णन है। ठीक है, अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब की बात अथर्ववेद में कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त में कितना राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, मानव जीवन के सभी पक्ष समझिएगा, इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार, गहन मतलब खोज किसी चीज का, रोग का निवारण, समय विवाह, समूह या विवाह का, या गीत का, या राजभक्ति का, या राजा का चुनाव का, बहुत से वनस्पतियों का, औषधि का, साप का, वशीकरण का, प्रायश्चित का, मातृभूमि का, महात्म्य आदि का विवरण सब मिलता है। देखिए, इसमें जो ऋग्वेद, याद रखिएगा लोग, जो तीनों वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में नहीं मिलता, वो सब चीज अथर्ववेद में मिलता है। आप लोग को जितना चीजें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का याद है, उसके अलावा अगर कुछ भी देगा तो अथर्ववेद आंसर मार के आइएगा लोग। इसमें गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापार, गहन खोज, रोग का निवारण, विवाह, गीत, भक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति, श्राप, किसी को वश में करना, प्रायश्चित करना, जादू टोना करना, ये सब का उल्लेख कहाँ दिया गया है? इस सब का उल्लेख दिया गया अथर्ववेद में। अगर कोई वेद अगर आंसर मारना है तीनों वेद के अलावा कुछ डिफरेंट दिया है तो अथर्ववेद आंसर मार दीजिएगा लोग। ठीक है, आगे आते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसको याद रखिएगा लोग कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। याद रखिएगा लोग, इसमें साबा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि साबा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया? था अथर्ववेद में। अगर और पद किसमें लिखा गया है? तो यजुर्वेद में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जो चीजें हाईलाइट किया जा रहा है दोस्तों, उसको एकदम याद रखना है, और सब तो याद रखना ही रखना है, उसको इन्हीं हाउ याद रखना है कैसे भी। अगर वर्दी शरीर पे पहनना चाहते हैं डबल स्टार, तो आप लोग को तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं। करा वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जो वैदिक अध्ययन और शाखा शाखा से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।
शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अब कुछ है जैसे ऋग्वेद, देखिए इसको डायग्राम पर आप लोग बना लीजिएगा। ऋग्वेद, इससे जुड़ा हुआ शाखा जो है उसको कौन सा, शाकल शाखा। ऐसे ऐसे सबका डायग्राम बनाइएगा लोग तो बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एकमात्र जीवित शाखा कौन है, शाकल शाखा जीवित है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा लोग, यजुर्वेद, और इसमें दे दीजिएगा लोग दो, और इसमें फिर लिख दीजिएगा लोग कौन कौन, इसमें लिख दीजिएगा लोग यजुर्वेद। कह रहा है क्या कि यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। अब मध्यान्ह और कान्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजपेयी सेन संहिता की शाखाएं है। इसको भी डायग्राम में उसी तरह इंक्लूड कर दीजिएगा लोग। कह रहा कि मध्यान्ह और कान्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े शाखाएं है काठक। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े शाखा कौन है, तो काठक है। काठीफल, मैत्रिनी और तैत्तिरीय है। उसी प्रकार कौथुम या रानानीय या जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखा है। सामवेद लिख के इस तरह, सामवेद जिस तरह ऋग्वेद ये सब लिखा गया है उसी तरह सामवेद लिख के और उसे बना दीजिएगा डायग्राम, ताकि बार बार डायग्राम को देखने के बाद याद हो सके। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिसमें जिसके नाम है अथर्ववेद में पैपल, लाद, तौद, मौद, शौनक, चाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श एवं चरणवैद, ये सब 9 शाखा थी। इन शाखाओं को शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। कौन सा है, शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। याद रखिएगा लोग कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, जो हम पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या कि ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद, ये बार बार क्वेश्चन एक सीक्वेंस में पूछता है। आप लोग इसको हम बता देते हैं, याद रखिएगा लोग कि स्टूडेंट बीए करेगा यूपी में। एक ट्रिक है कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट बीए करेगा यूपी में, ठीक है। इस मतलब संहिता, याद रखिएगा लोग, वेद संहिता, इस मतलब संहिता। अब याद रखे लोग, बी से ब्राह्मण, ए से आरण्यक तथा यू से उपनिषद, और लास्ट में क्या आता है, पुराण आता है। यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, एक और यहाँ जोड़ दीजिए, पुराण। इस सीक्वेंस में याद रखिएगा लोग, पहले संहिता आता है, तब ब्राह्मण, तब आरण्यक, तब उपनिषद, तब पुराण। तो स्टूडेंट बीए करेगा यूपीएससी, इसका ट्रिक है, स्टूडेंट बीए करेगा यूपी से। एक तरह से याद रखिएगा लोग, एक ट्रिक है ये वाला, स्टूडेंट बीए करेगा यूपी से। इस मतलब आपको संहिता, बी मतलब ब्राह्मण, ए मतलब आरण्यक, यू मतलब उपनिषद और पी मतलब पुराण। इस सीक्वेंस में पूछता है आप लोगों को बार बार। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, देखिए आ गया, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान आता है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ, उत्तर वैदिक कालीन समाज, संस्कृति और विषय के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। इसमें लिखे गए हैं गद्य में। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक है, सारणी को हम लोग टेबल को समझते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए ऐत्रेय में। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं इस डायग्राम को।
तो इसको यहाँ पर भी एक मेरा ट्रिक है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद में एक, याद रखिएगा लोग, एक। एक का मतलब ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी, एक। और यजुर्वेद में हम ये ट्रिक लगाया था जिसका नाम था एसटी। एसटी एसटी नहीं, एसटी एससी नहीं होता है, उसी प्रकार एसटी। एसटी बोले तो एस मतलब शतपथ और टी मतलब तैत्रीय यजुर्वेद में, और सामवेद में पंचविश, और अथर्ववेद में गोपथ। याद रखना है, गोपथ, अथर्ववेद में गोपथ और सामवेद में पंचविश, ये दोनों का याद रखना है। ऋग्वेद में एक, एक मतलब ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद में एसटी, एसटी मतलब शतपथ और तैत्रीय, ऐसे याद रखिएगा लोग दोस्तों। तो वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी को समझते हैं। कह रहा है क्या कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ऐत्रेय में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऐत्रेय, उसी में शतपथ। देखिए अब आगे आते हैं। कह रहा है कि शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शतपथ में किसका किसका, शतपथ में किसका, गंधार का, शल्य का, कैकेय का, कुरु का, पंचाल का, कौशल का, विदेह का आदि का राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण आता है। ये ऊपर ही हम लोग पढ़े थे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा लोग। कह रहा है कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है आरण्यक में। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। इसको रट के रखिएगा लोग, उपनिषद कितनी है, 108 है, 108। ठीक है, जिसमें तेरह मूलभूत उपनिषद है। मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है, 13 है, 13। 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में, तो मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। इतना बताया गया है कि इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता में, तो मैत्रेयनी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी मतलब पत्नी, याद रखिएगा लोग कि अर्धांगिनी पत्नी। तो किसमें बोला गया, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नहीं बोला जाता है मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है। तो शतपथ ब्राह्मण में किसमें, तो समझ लीजिए शादी शादी करते हैं तो 7 गो वचन, सत वचन, तो 7 गो वचन, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। एक और आता है, इसको भी याद रखिएगा लोग कि जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, बीपीएससी भी, दरोगा भी सब पूछ चुका है कि जापालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख, तो चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया, तो जावालोपनिषद में, उपनिषद में किया गया है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, कह कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानव ग्रंथ है, याद रखिएगा लोग। मनुस्मृति सबसे पुरानी मानी जाती है, किस काल की है, तो शुंग काल की है। किस काल की है, शुंग काल की है। नादर स्मृति, अब आते हैं नादर स्मृति, गुप्त युग के विषय में जानकारी। और नादर बोलेगा तो कौन सा, तो गुप्त युग से संबंधित था, और मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है, विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। इसमें समाज में होने वाले विवादों जैसे ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड, इस सब से संबंधित नियमों को निपटाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए, जो वेद हैं उनको भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है। कितने वेदांग को,
6 वेदांगों की रचना किया गया। 6 कौन-कौन है? याद रखिएगा लोग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद और ज्योतिष, 6 है। कौन-कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कल्प मतलब कर्मकांडीय विधि है, निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण मतलब व्याकरण जो बोलचाल, छंद और ज्योतिष है। 6 याद रखिएगा लोग। तो ये भी याद रखिएगा लोग कि वेदों को भली-भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन-कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा लोग, जो कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ 4 है। कौन-कौन है? आपको स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है और शुल्ब सूत्र है। स्रोत सूत्र मतलब यज्ञ विधि एक प्रकार का है, गृह सूत्र मतलब गृहस्थ धर्म है, धर्म सूत्र मतलब धार्मिक आचार है, सुलभ सूत्र मतलब कि यज्ञ वेदियों की ज्यामिति है। तो ये चीजें याद रखिएगा लोग। चलिए आगे आते हैं। 2025 का जो लूसेंट है, इसमें कुछ-कुछ नए-नए चीजें जोड़ चुका है। तो आप लोग नए लूसेंट को ले लीजिएगा और तो और वहाँ से आप लोग लेकर पढ़िएगा, तो और नया चीजें और सीखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा चीजें जो इसमें जोड़ दिया है। अब पुराना लूसेंट से भी आप काम चला सकते हैं, मगर मेरा यही मानना है कि जब 150 रुपया लूसेंट का दाम है, आप खरीद लीजिए। कोई बड़ा प्राइस नहीं है इसका, ताकि आप लोग करंट चीज़ों से जुड़े रहिएगा। नए-नए चीज़ें जो ऐड किया उस चीज़ को भी हम लोग इसमें पढ़ पाएँगे। तो चलिए आगे आते हैं। प्रमुख सूत्रकार क्या है? जो प्रमुख सूत्रकार हैं, जैसे गौतम धर्मसूत्र संबंधित है, बौधायन धर्मसूत्र, स्तव्य धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, संख्यायन गृहसूत्र और आश्वलायन, ये भी गृहसूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी लिखे थे। सूत्रों में गौतम सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। याद रखिएगा लोग, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, याद रखिएगा लोग। ऐसे भी गौतम, तो ये धर्म एक प्रकार के गौतम बुद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म का स्थापना करते हैं, धर्म सूत्र याद रखिएगा लोग। बौधायन तो बौधायन तो महात्मा बुद्ध वाला, ये भी धर्म सूत्र है। आपस्तव्य, ये भी धर्म सूत्र है। वशिष्ठ, ये भी धर्म सूत्र है। और संख्यायन बोलेगा तो संख्या गिनिए, घर का कितना है, 1 2 3 4, तो याद रखिए लोग, गृह सूत्र। आश्वलायन, ये भी गृह सूत्र है। ठीक है। जैमिनी तो मीमांसा, पाणिनि का व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी यादें हैं। तो सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। चलिए अब थोड़ा पुराण है, पुराण को भी समझते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, देखिए हम लोग अब पुराण पढ़ेंगे। कह रहा है क्या, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहीं मिलता है तो पुराणों में मिलता है, सबसे बेहतरीन। आप पुराण को पढ़िए, ठीक है। तो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है, याद रखिएगा लोग। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्र सर्वा थे। कितने कौन थे? ये बाप बेटा लोग थे, लोमहर्ष और उसका बेटा उग्र सर्वा। इनकी संख्या कितनी है पुराणों की? तो 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। मात्र 5 है। कौन कौन है? तो ये मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। जिसमें इसके बाद कौन राजा आया, उसके बाद कौन राजा आया, इसी को वंशावली कहते हैं। ठीक है, एक के बाद एक जो राजा आता है। तो किसमें? मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण पुराण पुराण में और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली दी गई है। कुछ यहाँ पे चीजें हैं, तो चलिए इसको हम लोग पुराण संबंधित, वंश संबंधित है, ये चीजें याद रखना है। बहुत आसानी से याद करा देंगे आप लोग। देखिए विष्णु पुराण, तो विष्णु जी के सिर पे एगो मोर का पंख लगा हुआ है, इसे याद रखिएगा लोग। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित हो गया? तो मौर्य वंश से। विष्णु जी के सर पे एगो पंख लगा है, किसका? मौर्य का, तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब मछली, और मछली का आंख जो होता है, तो 7 वाहन, 7 को पीस कर दीजिए मत्स्य का, तो आंध्र सातवाहन, आंख जो होता है उसका आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण का।
तो मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली समझ के, और आंध्र सतवाहन 7 को पीस कर दीजिए, ऐसे याद रखिएगा लोग। वायु पुराण, वायु जो होता है वो गुप्त होता है, दिखता है आपको नहीं ना, दिखता है तो गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण, गुप्त वंश से। देखिए कितना आसानी से याद हो गया। विष्णु पुराण, तो विष्णु जी के सर पे मोर, तो मोर वंश। मत्स्य पुराण, मत्स्य को कितना पीस करना है, 7 को, तो सतवाहन, आंध्र सतवाहन। और वायु दिखता नहीं है, गुप्त है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। और टोटल संख्या पुराणों में कितनी है, तो 18 याद रखिएगा लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जो स्त्रियां थी या जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करता था। ये वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल जाते जाते क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है, और फिर इनको सुनने से भी मना कर दिया जाता है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, याद रखिएगा लोग। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। पुराणों में सबसे प्रमाणिक मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक है पुराणों में। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक जो कल्चर होता और समाज का, वो अग्नि पुराण क्यों था, क्योंकि अग्नि पुराण जो आपको पाठ पूजा किया जाता था, ठीक है, तो डायरेक्ट अग्नि से, और ऊपर अग्नि और ईश्वर से, पृथ्वी और इथि के बीच में, यही बीच में अग्नि, तो इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से बोलेगा तो अग्नि पुराण काफी महत्व था। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है, तो अग्नि पुराण का भी याद रखिएगा लोग। चलिए आगे आते हैं कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई थी, हमको बताया था ना आप लोग को एक ट्रिक, ट्रिक का नाम था स्टूडेंट बीए करेगा यूपी से, याद है ना आप लोगों को। तो पुराण से पहले उपनिषद के, तो ही करो, उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, जातक में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। जातक, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख धर्म ग्रंथ कथा वस्तु है, कौन है, कथा वस्तु है हिनयान का। हिनयान, देखिए चौथा बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो एथी में बट गया था, एक हिनयान एक महायान। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग। ठीक है, तो दो भागों में बट गया था, हिनयान और महायान। तो वही कह रहा है कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है, और हिनयान का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन है, तो कथा वस्तु है, पाली भाषा में लिखा गया, किस भाषा में, पाली में। और संस्कृत में कथा वस्तु भी, कथा वस्तु पाली भाषा में, और कथा वस्तु संस्कृत में है। जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथांकों के साथ साथ वर्णित है। इसकी रचना सौथिर मोगली मोगली मोगलीपुत्र तीसरे ने लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ये आपको तीसरा बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वही किए थे, स्थावीर मोगली पुत्र तीस से किए थे। ठीक है, आते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा लोग, जैन साहित्य को आगम, ये जरूरी याद रखें, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहासकार कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु कौन थे, भद्रबाहु माने जाते हैं, याद रखिएगा लोग, कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है। इसमें तीर्थकरों यानी विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। किसमें, कल्पसूत्र में, जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। इसमें जो 24 तीर्थकर थे, जिसमें से 2 तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान, पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ
भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का भी विवरण मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की छठी सदी में ईसा के छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में अंतिम रूप से संकलित किया गया। वल्लभी गुजरात में जैन दो जैन संगीति हुआ था। ठीक है, दोनों जैन संगीति। तो पहला कहाँ हुआ था? आपको पाटलिपुत्र, और दूसरा कहाँ? वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा लो। तो वही कह रहा है कि यही गुजरात के वल्लभी नगर में अंतिम रूप से संकलित किया गया। आगे आते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। कौन? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा लोग। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक थे। जो चंद्रगुप्त, इनको जो ये चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते हैं और मौर्य वंश का स्थापना करता है चंद्रगुप्त। ठीक है, घनानंद को हरा के। तो वही कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, यह 15 कितने अध्यायों में? 15 पूछ चुका है। कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। प्रकरणों पूछेगा तो 180, अधिकरणों पूछेगा तो 15 अधिकरणों में, और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अनुवाद शाम शास्त्री किया था। याद रखिएगा लोग कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका अनुवाद कौन किया था? शाम शास्त्री। शाम शास्त्री शाम शास्त्री किया था। अब आते हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। याद रखिएगा लोग कि संस्कृत साहित्य में कल्हण के राजतरंगिणी एक पुस्तक है, उसी में संस्कृत के साहित्य को ऐतिहासिक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का श्रेय किसी को जाता है तो कल्हण को जाता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक था राजतरंगिणी, रजाओं की नदी। राजतरंगिणी में कौन? रजाओं की नदी में राजतरंगिणी लिखता है। ठीक है, रजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिसमें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। याद रखिएगा, लोग पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में कश्मीर के शासकों का वर्णन दिया गया? तो राजतरंगिणी में। किसके? कल्हण के राजतरंगिणी में दिया गया। 12वीं सदी, इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक है कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद रखना है। अब कह रहा कि अरबों के सिंध विजय। आते हैं, चलिए। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, इसका अली अहमद है। चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी। ठीक है, फतेहनामा या चचनामा कौन है? चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुआचा के शासनकाल में हुआ। अली बिन अबू बकर सूफी ने किया था। याद रखिएगा लोग कि नसरुद्दीन कुआचा के समय में अली बिन अबू बकर कुफी ने इसका अनुवाद किया था। चचनामा कहीं कहीं अली अहमद द्वारा लिखा था, कहीं कहीं इसमें लिखा जाता है कि इसका ऐसे ज़्यादातर चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया है। इतना याद रखिएगा लोग। बड़े बड़े बुक में चचनामा का जिक्र नहीं दिया जाता है, मतलब जिक्र है मगर उसका राइटर कौन है इस पे अभी भी चिंता का विषय है। तो ऐसे याद रखिएगा लोग कि चचनामा अली अहमद द्वारा। ठीक है, और इसका ये मूल रूप से अरबी भाषा में था और इसका अनुवाद किसके समय में होता है? तो 1226 में नसरुद्दीन कुआचा का समय में कौन करता है? तो अली बिन अबू बकर कूफी करते हैं। ठीक है, इसके बाद मिर्जा काली काली चबेग ने 1900 में चचनामा को अंग्रेजी और सिंधी में अनुवाद किया। ये नया चीज़ है, पहले नहीं दिया था लूसेंट में, इसमें दिया है, ऐड किया है। तो आप लोग याद रखिएगा लोग कि चचनामा 1900 में चचनामा को अंग्रेजी और सिंधी में अनुवाद कौन करता है? तो काली चबेग कालिच वेग करते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण में प्रथम पुस्तक है, पाणिनि। अष्टाध्यायी कौन लिखा है? तो पाणिनि लिखा है। ये संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पहले के इतिहास के बारे में, इसमें मौर्य समाज के पहले इतिहास का, मौर्यकाल युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अष्टाध्यायी की पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया और अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि स्क्रिप्ट शब्द का बात किया गया था। किसमें? अष्टाध्यायी में।
पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है। अब आ रहा है कात्यायन की गौर्गी संहिता, याद रखिएगा लोग। ये कात्यायन की गौर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा लोग, पूछेगा कि गौर्गी संहिता किसकी है, तो कात्यायन की है। किसकी है? कात्यायन की गौर्गी संहिता में ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, जिसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिला है। किसमें? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं आगे कि पतंजलि पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इसमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिनमें इनके महाभाष्य से, जो लिखा गया इनके द्वारा, महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब विदेशी विवरणों का मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी विवरण आए और यहाँ पे अपना ये जो किताब लिखे, इससे भी हम लोग को भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। चीनी यात्री आए, यूनानी यात्री आए, और भी आए, या आपको तिब्बती आए, ये सब इतिहासकार से भी भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें, और इस चैप्टर को आज हम लोग खत्म ही करेंगे। फिर कंटिन्यू न्यू न्यू चैप्टर, मतलब कंटिन्यू अगले चैप्टर, फिर अगले चैप्टर, ऐसे करके पूरे लुसेंट को जीरो से लेकर अंत तक खत्म करना है, पेज नंबर 1 से लेकर अंतिम तक। 474 पेज है, सबको खत्म करना है। दरोगा से पहले ये सब कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या? विदेशी विवरणों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, इससे भी हम लोग भारतीय इतिहास को जानने में जानकारी मिलता है। चलिए समझते हैं। यूनानी रोमन लेखक, ये कौन थे पहले ये समझ लीजिए। यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। क्या था? टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। याद रखे लोग, टेसियस। अब आता है हेरोडोटस। ये सब क्या है? ये सब आपको यूनानी लेखक हैं ये सब। टेसियस, अभी हेरोडोटस। इसमें इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का पिता, या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। याद रखिएगा लोग, ये बार बार ये पुस्तक का नाम भी पूछता है, और इतिहास का पिता कौन है ये भी पूछता है। तो हेरोडोटस, पुस्तिका हिस्टोरिका, याद रखिएगा लोग। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने, याद रखिएगा लोग, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, फारस बोले तो ईरान, भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। जो हेरोडोटस बुक लिखा है हिस्टोरिका, उसमें भारतीय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद है, यह भारत और ईरान के बीच में संबंध को दर्शाता है, इसके व्यापार को। परंतु विवरण भी अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है, सुना सुनाया पर, अफवाह पर आधारित है। आगे आते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, सिकंदर के साथ जो आया था, निरियाकस, अनेस्टिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे। निरियाकस इसका जल सेनापति था, और उसके बाद से अनेसिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सिकंदर के साथ आने वाले थे, ये याद रखिएगा लोग, इनका तीनों आदमी का नाम, अरिस्टोबुलस, निरियाकस और अनिस्टिक क्रस्टस क्रस्टस। ठीक है, इन तीनों नाम याद रखिएगा लोग। आगे आते हैं दोस्तों। मेगास्थनी, इसका नाम कैसे लोग भूल सकता है? मेगास्थनी किसका था? सुल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा लोग, ये भी पूछता है, बीपीएससी से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। मेगास्थनीज के बारे में तो बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछा है, कि मेगास्थनीज ये सुल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसमें अपनी पुस्तक इंडिका, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज का बुक का नाम है इंडिका। क्या लिखा है मेगास्थनी? ये इंडिका लिखा है। और किसके बारे में पता? मौर्य समाज के बारे में पता चलता है। किसका राजदूत था? तो सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 4 चीजें याद रखना है। इसका पुस्तक, किसके दरबार में आया, और किसका किसका राजदूत था, और किस समाज के संस्कृति के विषय में बारे में जानकारी देता है, तो मौर्य युगीन समाज के बारे में। 4 चीजें जानना जरूरी है।
अब आगे आते हैं डाइमेकस। यह सीरियन सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था। ये सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। इसका विवरण भी मौर्य मौर्य युग से संबंधित है। तो डाइमेकस आप याद रखिएगा लोग। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार। तो डाइमेकस डायनिसियस बहुत कंफ्यूजन होता है। तो डाइमेकस, सार को कस को पकड़ लीजिए। अ, तो बिंदुसार यह था, डाइमेकस आया था। अब आते हैं आगे कि डायनिसियस। अब ट्रिक दे दिया आप लोग, इसे याद रखिएगा। डायनोसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था। टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो याद रखना कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था? तो टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था। नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में। डायनोसियस किसके दरबार में? अशोक। और डाइमेकस किसके दरबार में? तो बिंदुसार। ठीक है, आगे आते हैं टॉलमी। टॉलमी इसमें दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। ये दूसरी शताब्दी में, ये दोनों चीज याद रखना है। भारत का भूगोल किसने लिखा? तो टॉलमी लिखा। कौवीं शताब्दी में? तो दूसरी शताब्दी में लिखा। अब आते हैं आगे, ये सब बुक एकदम याद रखिएगा लोग। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में, ये प्रथम शताब्दी में लिखता है। ये नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक क्या लिखता है? नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? तो प्लिनी लिखा है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण। नेचुरल हिस्ट्री मतलब क्या होता है? नेचर और नेचर के बारे में। तो नेचर में पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सब, उसी के हिस्ट्री के बारे में लिखा है प्लिनी। प्रथम शताब्दी का ये इसका बुक है। ठीक है, अब आगे आते हैं ये अगले क्वेश्चन पे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये तो बीपीएससी पूछ चुका है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का राइटर कौन है? तो इसका अज्ञात राइटर है। क्या है? अज्ञात। पता नहीं चला कि ये कौन लिखा है। अज्ञात राइटर है। चलिए इसको देखते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये पुस्तक लेख के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारियों की वस्तु के बारे में जानकारी दी है। ये ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसके बारे में है? तो हिंद महासागर के बारे में लिखा है। 80 ईस्वी के आसपास के ये इसका अज्ञात राइटर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं चीनी लेखक के बारे में आते हैं। कौन कौन चीनी लेखक जो आए थे उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले फाहियान, इसका नाम पे आते हैं फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। याद रखिएगा लोग, फहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके समाज? तो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में। कितने सालों तक रहा था? 14 वर्षों तक रहा फहियान। अब आते हैं किस पे? संयुगन। संयुगन ये 518 यानी छठी शताब्दी में आया। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, ये कब आता है? 518 ईस्वी में आता है भारत, याद रखिएगा। अब वेंगसांग, चलिए वेंगसांग के बारे में आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया। किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में वेंगसांग आता है। वेंगसांग 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। ये कहाँ पे आया? सर्वप्रथम कपीसा। कहाँ आया? कपीसा पहुंचा। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा लोग। ठीक है, कहाँ आया? तो कपीसा आया। चलिए आगे आते हैं। आप लोग याद रखिएगा लोग, ये जो कपीसा है ये अफगानिस्तान में वर्तमान समय अभी कहाँ है? अफगानिस्तान। ठीक है, कपीसा तो कहाँ पे आया? तो याद रखिए वेंगसांग हर्षवर्धन के समय भारत में आया था शासनकाल में। 629 में चीन से निकला और 15 मतलब ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा और 45 में चला गया। और कहाँ पे पहुंचा? सर्वप्रथम कपीसा पहुंचा था। ठीक है,
आगे आते हैं, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। चीन से वह बिहार में नालंदा, बिहार में जो स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें अध्ययन करने के बाद बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वो क्या क्या यहाँ पे अध्ययन किया, ठीक है। और इसका भ्रमण वृत्तांत शिव की, इसका एक पुस्तक है शिव की, उसमें ये लिखा है ये सब, जिसमें 138 देशों का विवरण है। याद रखिएगा लोग, कितने देशों का, 138 देशों का। इसमें हर्षकालीन समाज, हर्षकालीन जो हर्ष हर्ष के दरबार में आया था, हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति की सब के बारे में उल्लेख करता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। याद रखिएगा लोग कि बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ शिव और सूर्य के भी प्रतिमा का वर्णन किया था, ये याद रखना है। और ये जब आया था तो उस समय सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था, शूद्र था, ये भी याद रखना है। और शिव की किसकी लिखी हुई है, तो वेंगसांग द्वारा लिखा गया। 15 साल रहा, 29 में और 45 में गया। वेंगसांग के बारे में एक नोट में है कि वेंगसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। जब वेंगसांग अध्ययन करने समय नालंदा विश्वविद्यालय में आए तो उस समय के वीसी कौन थे, आचार्य शिलभद्र कुलपति। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे आते हैं, इत्सिंग को लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि इत्सिंग कौवीं शताब्दी में, तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। याद रखिएगा लोग, इत्सिंग कब आता है, तो 7वीं शताब्दी में आता है। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय में भारत का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। ये थे चीनी यात्री। चलिए अब थोड़ा अरबी यात्री के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अरबी लेखक अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका कहानी हम लोग समझते हैं कि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी, अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव, याद रखिएगा लोग, ख्वारिज्म या खीव यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। आज के इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में, 80 अध्यायों में। इसमें राजपूतकालीन समाज, राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो अल बरूनी के बारे में दो चार चीज समझ लेते हैं कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। रहने वाला कहाँ का था, तो खारिज में या खीव का रहने वाला था। ये एकदम रट लीजिए जिस पे हाईलाइटर, ये खारिज में खीव कहाँ है, अभी का वर्तमान समय का तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। ये कौन सा किताब लिखा, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और इसके समय एक चीज, राजपूतकालीन समाज के बारे में अल बरूनी के बुक किताबुल हिंद में जिक्र किया गया है। चलिए अब इब्न बतूता पे आते हैं। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। याद रखिएगा लोग, रेहला। इब्न बतूता का जो बुक है वो रेहला है। ये किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में है, ठीक है। इसमें ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में रोचक जानकारी देता है। 1333, याद रखिएगा लोग डेट, 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसके विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इब्न बतूता, याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का, मोरक्को, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसलिए लिख दिया मोरक्को, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। ये रेहला नामक पुस्तक लिखता है जो अरबी भाषा में है, ठीक है। और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, सामाजिक संस्कृति के बारे में विषय में। ये 1333 में दिल्ली पहुंचने पर कौन, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। ये याद रखना है, 1333, 133, ठीक है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक
इसीलिए एमबीटी लिख दिए ताकि याद रहेगा। चलिए अन्य लेखक के बारे में भी कुछ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे तिब्बती लेखक के बारे में कुछ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। कौन थे? ये तिब्बती लेखक थे। इनमें कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो ये बस एक ही चीजें पूछता है कि तारानाथ तिब्बती लेखक थे, पहला एक तिब्बती लेखक थे, ठीक है। और कंगियूर और तंगियूर किसके द्वारा लिखा गया? तो तारानाथ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तारानाथ। आते हैं मार्को पोलो के बारे में। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी में, याद रखिएगा लोग, बस इतनी याद रखिएगा लोग, मार्को पोलो कवी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में, बस याद रखना है इसको कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांडे देश की यात्रा किया था। पांडे देश की यात्रा किया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन पे था। पांडे इतिहास के अध्ययन पे किसका संबंधित है? तो मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी, याद रखिए लोग, पांडे देश की यात्रा, ठीक है। चलिए पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के मिलने वाली जानकारी भी यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है क्या? पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से जानकारी मिलने वाली। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का बात थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इनको अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता या जनक। अलेक्जेंडर री, याद रखिएगा इनका नाम, अलेक्जेंडर री, री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट शेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, इन सभी भारतीय पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों पर खुदाई किया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय पुरातत्व स्थलों से उत्खनन संबंधित नहीं है? तो इनका नाम याद रखिएगा लोग। ऑप्शन में नहीं देगा तो इनमें से अलावा जो आएगा मार दीजिएगा लोग। तो अलेक्जेंडर लॉन्ग रिएच थे, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाटलर इलियट थे, संबंधित थे, ठीक है। और भारतीय फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। चलिए आगे आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख, 1400 बीसी का अभिलेख है बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई एशिया माइनर का अभिलेख जो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य यानी अश्विनी कुमार नसत्य बोलते हैं उन्हीं को, के नाम से मिलते हैं। ये क्या एक था, एक समझिए लोग। भारत के एशिया माइनर का सबसे पहला अभिलेख था 1400 बीसी का अभिलेख, जो बोगजकोई अभिलेख था एशिया माइनर का। इसमें एक वैदिक देवता, 4 वैदिक देवता को साक्ष्य मानते हुए एक संधि पत्र था। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, याद रखिएगा लोग चारों का नाम। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, नासत्य बोले तो अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं, ठीक है। तब बोगजगोई अभिलेख कितना पुराना? तो 1400 बीसी पुराना। कहाँ का? तो एशिया माइनर का। कौन सा 4 देवता? तो याद रखे वरुण और इंद्र को मित्र बना दीजिए और नासत्य, ठीक है, एक दूसरे से सत्य नहीं बोलते थे। हो गया, बस याद रहेगा इसे। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय, याद रखिए लोग, मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस, ठीक है, होलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस सुंग वंश के राजा भागरभद्र के दरबार में आया था, याद रखिएगा लोग। क्वेश्चन पूछेगा कि सुंगवन के किस राजा के दरबार में होलियोडोरस आया था? तो राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। आगे आते हैं कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। याद रखिएगा लोग, अगर पूछ दिया सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग में हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संकट काल में उपयोग में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है किसमें? तो सोगोरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी भित्रीय स्तंभ अभिलेख से मिलता है।
हुन सर्वप्रथम आक्रमण किए थे, ये कहाँ से प्राप्त जानकारी मिलता है? तो भित्री स्तंभ अभिलेख से, भित्री स्तंभ अभिलेख से ये जानकारी मिलता है। आते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। जो सती प्रथा लोग हो जाता था, वहीं बोल रहा है कि इसका पहला साक्ष्य एरन अभिलेख, शासक उस समय था भानुगुप्त के समय प्राप्त होता है। जो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग खत्म कर देता है, वहीं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है कहीं पे, तो कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। उस समय का शासक कौन था? तो भानुगुप्त शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पे आधारित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस राजाओं का अभिलेख उनके अभिलेखों पर आधारित है। सॉरी, किस राजाओं का इतिहास, किस राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित है? तो सतवाहन राजाओं का अभिलेख उनके सतवाहन राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों पे आधारित है। ये भी याद रखिएगा लोग। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से, रेशम के कपड़ा पहन के 100 रुपये गया था, मंदसौर अभिलेख, याद रखिएगा लोग। तो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी तो मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, काश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल बुरझुम, कश्मीर में जो नौपाषाणिक पुरा स्थल थे, बुरझुम से गर्तवास यानी गड्ढा वाला घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी चारों तरफ से, जहां मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य तो कहाँ से? तो बुरझुम, याद रखिए लो। बुरझुम कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये नौपाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक। ठीक है, मध्य पाषाणिक का नौपाषाणिक, तो नौपाषाणिक स्थल है कौन? आपको बुरझुम, जहाँ पे कुत्ता के साथ साथ मनुष्य को भी दफनाने का, मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। जहाँ पे गर्तवास है, गड्ढा वाला घर, नीचे सीढ़ियां होती थी उतरने के लिए। ठीक है, नोट में क्या दिया है कि कह रहा है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। ये पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, जैसे पूरा स्थल खुदाई के दौरान उस जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलता है। प्राचीन शिक्षकों को आहार सिक्के, प्राचीनतम सिक्कों को, सॉरी, प्राचीनतम सिक्कों को आहार सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। याद रखिएगा लोग, प्राचीनतम जो सिक्के थे उसको आहार सिक्के कहा जाता था, और इसी में साहित्य में इसको कसारपन कहा गया। साहित्य में क्या बोला गया? कसारपन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा। क्या करता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का काम होता है, वो यवन शासकों के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर, कॉइन्स पे लेख लिखने का कार्य कौन करते हैं? तो यवन शासकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यवन शासकों के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक हैं, इसको भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछते हैं। देखिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा लोग, तो आप लोग को पूरा चीजें याद हो जाएगा। तो चलिए हम ये भी आप लोग को बता देते हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक, ट्रिक लगेगा जहाँ पे हम लगा कर देंगे। तो कह रहा है क्या? हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख था प्रथम। तो हाथी गुम्फा, ठीक है। तो कलिंग राजा, देखिए कलिंग, जो कलिंग का विजय हुआ था 261 मशूक के समय में, तो उस समय हाथी का प्रयोग समझ लिए होता था। तो हाथी गुफा अभिलेख, तो कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित उस समय के शासक थे। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, तो जूनागढ़, गिरनार, तो रुद्रदामन गिर गया, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, नासिक अभिलेख, तो नासिक में गौतमी बलश्री शासक थी उस समय, नासिक अभिलेख में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। और भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख तो स्कंदगुप्त से। और देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? रुद्रदामन का नासिक रुद्र सॉरी जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख को, रुद्रदामन वाला। ये संस्कृत भाषा में सबसे लंबा लिखने के जारी का श्रेय। नया चीजें जोड़ दिया है इसमें। ठीक है दोस्तों।
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसीलिए जोड़ दिया है, पुराने वाला लूसेंट में नहीं है, 2025 वाले लूसेंट में ही जोड़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख बोलेगा तो कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़, जूनागढ़, गिरनार या जूनागढ़ या गिरनार तो कौन, रुद्रदामन। नासिक तो गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख तो समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। और जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख को सबसे संस्कृत में सबसे पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको 2 से 3 बार आंख बंद करके बस आप लोग सोचिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख, तो आप लोग आंख बंद कीजिएगा तो कलिंग राजा खारवेल याद हो जाएगा। उसी तरह आंख बंद करके जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, लोग सब अभिलेख याद, लगातार ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं अभिलेखों का अध्ययन, पुरालेख शास्त्र है इपिग्राफी, याद रखिएगा लोग, अभिलेखों का अध्ययन अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी कहा जाता है, हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और इनकी तिथि तथा दूसरे पुराणों को दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यकाल में संग्रहित है। कह रहा है कि सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। याद रखिएगा लोग, कहाँ? मैसूर में। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं, जो पढ़े नहीं जा सके हैं। एक एक मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो सबसे पुराना अभिलेख भारत के सापेक्ष में कौन है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का अभिलेख। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा के दूसरी सदी में मिलने लगती है। कह रहा है कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वव्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इन इंस, इंस, इंस्क्रिप्शन इंक्रिप्शन योनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करने प्रकाशित किए गए हैं। कह रहा है कि गुप्त काल का अधिकांश जो अभिलेख हैं वो कार्पस इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथ में संकलित करने का प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और आगे आगे आते हैं। कह रहा है कि समुद्रगुप्त बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में उसके संगीत के प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्या करता है समुद्रगुप्त? बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों के बजाते हुए दिखाया गया, इसीलिए उसको संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसको? समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा लोग। अरिकामेडू, याद रखिएगा लोग जगह। अरिकामेडू पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका नाम याद रखिएगा लोग, अरिकामेडू कहाँ पे है? तो पुडुचेरी में, इसी से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा, यह द्वीप से स्थापित हुई है। तो याद रखिएगा लोग कि भारत में सबसे पहले संबंध बर्मा से था, तो इसका नाम याद रखिएगा लोग। ये स्वर्ण वन भूमि बर्मा को, म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण द्वीप बोला जाता है मलाया को, और कंबोज बोला जाता है जावा को, यह द्वीप से यह द्वीप कहा जाता है। ये भारत के संबंध में सबसे पहले थे। ठीक है, तो अब यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। तो दूसरे चैप्टर को हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू जुड़े रहिए, और रोज एक एक टॉपिक को, हम लोग लुसेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। और आने वाले जो भी दरोगा का एग्जाम है 1799 पोस्ट वाला, वहाँ पे एक सीट अपना एकदम पक्का करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।